तो इस वीडियो में आपके लिए एक हिंदी में डिफरेंस, ठीक है ना, ये डिफरेंस आपका राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, ठीक है, इसके बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं। काफी अच्छा डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं, ये नया डिफरेंस आपके लिए जो आ रहा है। तो पहला है, इसमें स्टार्ट करते हैं कि हमारा परिभाषा। कहां से स्टार्ट करेंगे? परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। तो ये वे प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती। बात को समझना, परिसंपत्ति मतलब एसेट्स, जैसे सरकार की कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, इस टाइप की चीज कर रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होगी। और ना ही इसने बोला सरकार की कोई देयता उत्पन्न होगी, ना ही सरकार की कोई देयता उत्पन्न होगी। तो ना तो सरकार की परिसंपत्ति कम होने वाली है, ना ही कोई देयता उत्पन्न होने वाली। परिसंपत्ति मतलब एसेट्स और देयता मतलब लायबिलिटीज, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, देखो आप कहां कहां से पैसा ले सकते हो, बात को समझना, ठीक है ना। इसने बोला यहाँ पे दो आइटम्स की मेन बात कर रहा है कि परिसंपत्ति मतलब अपनी एसेट्स, यानी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, या आपने, आपके पास क्या है, किसी के मान लो कोई कंपनी है, कोई भी चीज है, ठीक है ना, आप उसे बेचकर पैसा नहीं लेंगे, इसने ये बोला एक तो। और दूसरा लोन लेना, लोन लेने से लायबिलिटी आती है, तो लोन भी नहीं लेना। तो इस वाले केस में दोनों काम नहीं करने। कौन कौन से? ये वे प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती और ना ही सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है। जबकि ये वाला केस, ये वे प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। सरकार की परिसंपत्तियां कम होगी तभी तो पैसा आएगा। और दूसरा, सरकार की देयता उत्पन्न होती है, सरकार की लायबिलिटी भी बढ़ेगी, सरकार यहाँ पे लोन लेगी। ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? देखो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो काफी आसान होता है डिफरेंस पढ़ना, क्योंकि ये वाली जो आइटम होती है सारी बैलेंस शीट आइटम होती है। क्या होती है? बैलेंस शीट आइटम होती है। और ये जो होती है प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस की आइटम होती है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे एसेट लायबिलिटी की बात तो होगी नहीं, और यहाँ पे एसेट लायबिलिटी की बात होगी। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे परिसंपत्ति और देयता की बात नहीं होती है, यहाँ पे परिसंपत्ति और देयता की बात होती है। पहले डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लो, बाकी पढ़ना आसान से है। तो उसने बोला ये वे प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं होती और ना ही सरकार की देयता उत्पन्न होगी। जबकि यहाँ पे सरकार की परिसंपत्तियां कम होगी और तथा सरकार की देयता उत्पन्न होती है। इस टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे प्रभावित की अगर हम बात करें तो यह सरकार की परिसंपत्ति तथा देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता। यह सरकार की परिसंपत्ति तथा देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको परिसंपत्ति और देयता से कोई मतलब नहीं होता है, राजस्व वाले को, याद रखना, ठीक है ना। जबकि ये प्रभावित करती है, इसका मतलब क्योंकि इसका परिसंपत्ति और देयता से मतलब होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने इसके अच्छे से कर लिए, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे परिसंपत्ति में कमी नहीं होगी या सरकार की देयता उत्पन्न नहीं होगी, यहाँ पे परिसंपत्ति में कमी भी होगी, ठीक है। और या फिर कोई दूसरा क्या देखने को मिल सकता है? सरकार की देयता उत्पन्न होगी, ठीक है। इसमें परिसंपत्ति और देयता की स्थिति को ये प्रभावित नहीं करता, ये करता है। आगे चलते हैं। नियमित और आवर्ती। नियमित और आवर्ती का मतलब होता है रेगुलर। देखो नियमित मतलब रेगुलर और आवर्ती मतलब रैकरिंग, मतलब जो होता रहे, नियमित रूप से होता रहे। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शंस होती है सारी की सारी, ये नियमित और आवर्ती प्रकृति के होते हैं। ये होते हैं, ये रेगुलर और रैकरिंग नेचर के देखने को मिलते हैं। जबकि ये रेगुलर नहीं होते, ये अनियमित और अनावर्ती प्रकृति के होते हैं। यानी ये कभी कभार होने वाली चीज है। अभी बताओ ना, जैसे आप अपने आप को लो, सरकार को छोड़ो, थोड़ा अपने आप को लो। क्या आप रोज बिल्डिंग बेचते हो? क्या आप रोज अपनी, क्या नाम है, जमीनें बेचते हो? क्या आप रोज लोन लेते हो? नहीं ना। तो ये काम क्या, कभी कभार होने वाली चीजें हैं। तो उसने बोला ये अनियमित होते हैं और अनावर्ती होते हैं, जबकि ये रेगुलर होते हैं, ठीक है ना। और रैकरिंग नेचर क्या था, मतलब हर थोड़े टाइम पीरियड बाद होते रहते हैं। तो ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। आगे, भावी पीढ़ी पर भार। भावी मतलब होता है भविष्य, जो भविष्य की पीढ़ी है उस पर भार पड़ेगा कौन से वाले से, इससे या इससे। तो उसने बोला यह भावी पीढ़ी पर कोई भार उत्पन्न नहीं करती। इससे भावी पीढ़ी पर कोई, यानी भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसके ऊपर कोई भार नहीं होगा, ठीक है। बट ये भार उत्पन्न करती है। अब जैसे मान लो आज अगर मान लो आपके पापा जी ये लोन लेते हैं, तो उसका अगर पापा जी नहीं चुकाएंगे तो कौन चुकाएंगे? आप चुकाओगे, हाँ ना। तो उसका मतलब वही होता है, गवर्नमेंट अगर हद से ज्यादा अगर लोन ले रही है, हद से ज्यादा ऋण ले रही है, तो उसका भार आगे आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन, मतलब जो स्तर है, जो लेवल है, वो किस टाइप का है, ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे उच्च राजस्व प्राप्तियां, अगर आप ज्यादा राजस्व प्राप्तियां करते हो, ठीक है, तो उससे अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो जितना ज्यादा राजस्व प्राप्तियां करोगे वो अर्थव्यवस्था की ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्थिति को प्रकट करता है। राजस्व प्राप्तियां कर से हुई, कर और करेक्टर दो प्राप्तियां होती है ना, यानी जो कर से आती है और एक जो बिना कर के अलावा किसी और चीजों से आती है। तो अगर उनसे अगर सरकार को प्राप्तियां मिल रही है तो वो
अगर ज्यादा से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ, अच्छी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को प्रकट करता है। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें तो उच्च पूंजीगत प्राप्तियां अर्थव्यवस्था की कमजोर, अगर जितना ज्यादा आप लोन लेते हो, अपनी एसेट्स को बेचते हो, तो उसका मतलब ये अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था सही हालत में नहीं है, तभी तो आप लोन ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। उसके बाद अवधि की बात करें तो ये लघु अवधि के होते हैं, जबकि ये दीर्घकालिक, या ये बोलूं कि ये दीर्घ अवधि के होते हैं, ठीक है ना, ये दीर्घ अवधि के होते हैं। उसके बाद उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे इनकम टैक्स यानी आयकर, उपहार कर, शुल्क यानी फीस, जब सरकार आपको कुछ सेवाएं देती है, जैसे जमीन रजिस्ट्रेशन की, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की, डेथ सर्टिफिकेट की, कोर्ट में याचिका दायर करने की, तो सरकार आपसे कुछ शुल्क यानी कुछ फीस लेती है, उसकी बात कर रहा है। सरकार को दान मिल जाए, ठीक है, ब्याज मिल जाए, ठीक है ना, ब्याज मिल रहा है, तो इस टाइप आदि, ठीक है ना, इस टाइप की जो प्राप्तियां होती है वो राजस्व प्राप्तियां होती है, क्योंकि इसमें एसेट्स भी नहीं आई है, आपकी परिसंपत्ति नहीं आई, ना ही कोई लायबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाली जो नॉर्मल होती है ये होती है आपकी राजस्व प्राप्तियां। बट यहाँ पे विनिवेश होता है अपने निवेश को बेचना, अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना विनिवेश कहलाता है। जो आपने निवेश कर रखा होगा ना उसको बेचोगे तो विनिवेश हो जाता हो। और ऋण लेना, ऋण लेकर के भी आप क्या पूंजी की प्राप्ति कर सकते हो। तो बात को समझने की कोशिश करना, मैं बोल कर मैं एक बार और रिपीट करूंगा, अच्छे से समझना, ठीक है, एक बार, ठीक है, जाने से पहले गो थ्रू करते हैं। राजस्व प्राप्ति वे प्राप्ति होती है जिससे सरकार की परिसंपत्तियां कम नहीं होती, ना ही देयता उत्पन्न होती है, क्योंकि ना तो एसेट बेच के पैसा आएगा यहाँ पे, ना ही लोन लेकर के आएगा, तो देयता उत्पन्न नहीं होगी और एसेट कम नहीं होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो परिसंपत्तियां वो कम होती है, बिकती है, तभी पैसा आता है, या फिर सरकार की देयता जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे जो परिसंपत्ति और देयता की स्थिति जो है प्रभावित, ये परिसंपत्ति से देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती, ये करती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नियमित और आवर्ती प्रकृति के होते हैं। आवर्ती का मतलब बताया रेगुलर और रेकरिंग नेचर के होते हैं। ये इररेगुलर होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं, ठीक है, कभी कभार होने वाली आइटम्स होती है। उसके बाद यहाँ पे ये भावी पीढ़ी पर कोई भार उत्पन्न नहीं करता, जबकि भावी पीढ़ी पर भार उत्पन्न करता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन उसके बाद जितना ज्यादा राजस्व प्राप्ति होगी वो अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रकट करता है, जबकि यहाँ पे बोलूं जितना उच्च पूंजीगत प्राप्ति होगी वो अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। ये लघु अवधि के होते हैं, 1 साल इस टाइप से देखा जाता है। ये दीर्घकालिक, अगर मान लो सरकार ने निवेश किया तो भाई 10, 15, 20 साल, 5 साल इस टाइप से देखने को मिलेगा, तो ये दीर्घकालिक होता है। क्लियर है। लोन लेगी तो भाई एक ही दिन में तो लौटाएगी नहीं, ठीक है, 5, 10 साल, 15 साल जितने भी लिए तो दीर्घकालिक होते हैं वाले। इसमें आयकर, उपहार का शुल्क, दान, ब्याज इस टाइप की चीजें यहाँ आती है। यहाँ पे आता है विनिवेश और ऋण लेना। क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म बोलो तो कर और करित्तर यहाँ पे आता है। कर आती है और कर के अलावा जो दूसरी चीज होती है, और यहाँ पे विनिवेश, ऋण इस टाइप की चीजें आती है। क्लियर है। होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए।